के वायरल इन्फेक्शंस वाले एमसीक्यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी 21 ईयर ओल्ड लेडी प्रेजेंटेड विद पेनफुल papules and vesicles with surrounding erythema for past 7 days. She gave history of cat scratch 2 weeks before. Lab findings show leukopenia. Biopsy shows necrotic epidermis with prominent eosinophilic intracytoplasmic inclusions, which on electron microscopy revealed brick-shaped enveloped particles. What is the most likely diagnosis? काउपॉक्स। काउपॉक्स है, कैसे पता चला ये काउपॉक्स है? ये ब्रिक शेप जो है ना उसका वो है टिपिकल, और दूसरा उसमें कैट हाँ, का भी है। जी। काउपॉक्स के अंदर जो है ना कैट स्क्रैच भी है। कैट ये स्क्रैच भी है, description तो में। ये कैट स्क्रैच डिजीज क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो है वो होगा ना ये क्या कहते हैं, एक तो ये इंक्लूजन पार्टिकल्स नहीं होंगे, दूसरा वो बैक्टीरियल में हम्म। आएगा तो उसमें साथ में लिम्फेडिनोपैथी होगी, और जो है उसमें क्या था, लिम्फेडिनोपैथी थी ना। लिम्फेडिनोपैथी लिम्फेडिनोपैथी होगी उसमें, ठीक है, लेकिन लिम्फेडिनोपैथी तो हल्की-फुल्की इसमें भी आ सकती है ना, काउपॉक्स में भी तो आ सकती है। पेनफुल पैप्यूल्स एंड लेकिन वेसिकल्स नहीं होंगे ना उसमें कैट स्क्रैच में। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। कैट स्क्रैच की हिस्ट्री पे तो सिर्फ़ कैट स्क्रैच की हिस्ट्री पे तो नहीं हम बना सकते ना कि ये कैट स्क्रैच डिज़ीज़ है। उसमें पैप्यूल्स नहीं होंगे, वेसिकल्स नहीं होंगे, फिर इसने ये जो बताया कि इंट्रासाइटोप्लाज़्मिक इंक्लूजन बॉडीज़ हैं, ये शो कर रही हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल में तो इंट्रासाइटोप्लाज़्मिक इंक्लूजन्स नहीं होते ना। अच्छा, उसने हमने ये पता चल गया इंट्रासाइटोप्लाज़्मिक इंक्लूजन्स हैं, फिर जब उसने और स्पेसिफ़ाई कर दिया कि ब्रिक शेप्ड पार्टिकल्स हैं, तो वो काउपॉक्स में होते हैं। अदरवाइज़ जो हैं इंट्रासाइटोप्लाज़्मिक इंक्लूजन बॉडीज़, इनमें से और किस-किस के अंदर मिल सकती हैं? ऑर्फ में भी मिल्कर्स होती है। नोड्यूल में, ऑर्फ में, वॉश में मिल्कर्स भी होती नोड्यूल हैं, में, मिल्कर्स नोड्यूल में भी हो सकती हैं, हेर्पेटिक विट्लो में हो सकती हैं, हर्पीज में हो सकती हैं। इन इंट्रासाइटोप्लाज़्मिक हो सकती हैं। नहीं नहीं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक नहीं थी, वो कुछ और थी। हाँ, क्या थी? क्या थी? बिल्कुल। इंट्रा न्यूक्लियर हाँ, इंट्रान्यूक्लियर थी। इंट्रान्यूक्लियर थी, ठीक है? इंट्रान्यूक्लियर का आपने याद रखना है कि हमने याद किया था कि हर्पीज़ हाइड्स इन द न्यूक्लियर, ठीक है? तो वो इंट्रान्यूक्लियर है। अच्छा, अब दूसरा इसमें क्या हो गया कि इसमें ये याद रख लें जी, काउपॉक्स जो है वो ऑर्थोपॉक्स होता है, बाकी मिल्कर्स और ऑर्फ जो है वो दोनों पैरापॉक्स हो गए आपके। नेक्स्ट है जी, अ बचर डेवलप्ड फर्म रेडिश ब्लू पैप्यूल्स ऑन द फिंगर्स डॉक्टर ऑफ राइट अना, हैंड। ये फिर भी हम इसको जी, जी। कैसे ये ऑर्फ इसको इससे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ, बिल्कुल, ये भी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ना, फिर हम उसमें उसको डिस्कस करते हैं। A butcher developed firm reddish blue papules on the fingers of right hand, which after a week evolved into hemorrhagic bullae surrounding by zone of erythema. There is also a history of fever and regional lymphadenitis. What is the appropriate diagnosis? अब बुचर के अंदर जो है ना ऑर्फ और साथ में हेमरेजिक बुली विद सराउंडिंग एरिदीमा जो आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये ऑर्फ होगा। ऑर्फ होगा। क्या आ गया? लिम्फेडिनाइटिस भी आ गया, ठीक है। ठीक है। लिम्फेडिनाइटिस लिम्फेडिनाइटिस, तो उसी में बुचर, क्लास होता है हेमरेजिक ना? बुला, ये सब ऑर्फ पे जाते हैं। हाँ, अच्छा, अब हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है काउपॉक्स में और इसके अंदर। काउपॉक्स अव्वल तो एक तो ये बात है कि काउपॉक्स इज़ लाइक पॉक्स, जैसे चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, मल्टीपल पैप्यूल्स और मल्टीपल वेसिकल्स आएँगे। ऑर्फ का मोस्टली एक ही लीजन आता है, अगर बहुत भी हुआ तो 2, ठीक है? लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऑर्फ का सिर्फ 1 या 2 लीजन्स आते हैं, ठीक है? अब जैसे इसने बताया कि ब्लूइश पैप्यूल्स हैं ऑन द फिंगर्स, और उसमें से हेमरेजिक बुली हो गए, ज़ोन ऑफ एरिथेमा हो गया। अब ब्लूइश पैप्यूल्स ठीक है, हमें यहाँ पे उसने ये नहीं बताया बात कि 1 पैप्यूल है या 2 पैप्यूल है। लेकिन जो उसने ज़ोन ऑफ एरिथेमा बताया ना, ये इसने फिर पॉइंट आउट कर दिया कि वो जो पैप्यूल्स हैं, वो ज़ोन ऑफ एरिथेमा जो है वो टारगेटॉइड लीजन्स जो आते हैं वो ऑर्फ में आते हैं। काउपॉक्स में टारगेटॉइड लीजन्स नहीं आते। काउपॉक्स में कभी भी पैप्यूल्स के सराउंडिंग ज़ोन ऑफ एरिथेमा नहीं आएगा। तो इसलिए ये पॉइंट कर रहा है ऑर्फ की तरफ। काउपॉक्स में नहीं, मतलब काउपॉक्स की तरफ नहीं आया। दूसरा ये कि काउपॉक्स में जब भी वायरस होता है वो ब्रिक शिप वेसिकल कैरिंग वायरस हो रहा होता है। और फिर इसके अंदर फीवर, लिम्फेडिनाइटिस की हिस्ट्री खैर ये नॉन स्पेसिफिक है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा होती है। अच्छा, और दूसरा मिल्कर्स नोड्यूल क्यों नहीं है ये? मिल्कर्स नोड्यूल भी तो हो सकता है।
मिल्कर्स नोड्यूल इसलिए नहीं है कि जो उसने हेमरेजिक बुली और सराउंडिंग ज़ोन ऑफ एरिथेमा बताया है ना, ये मिल्कर्स नोड्यूल में नहीं होता। मिल्कर्स नोड्यूल तो आपने नाम से याद रखना है, वो नोड्यूल टाइप आता है लीजन, ठीक है? ये हेमरेजिक बुला, एरिथेमा, पैप्यूल्स ये सारी चीज़ें ऑर्फ में आएँगी, मिल्कर्स नोड्यूल में। नोड्यूल अगर अगर कोई नोड्यूलेशन की हिस्ट्री देता तो फिर हम इसको मिल्कर्स नोड्यूल देखते, ऑर्फ ना देखते। ठीक है? अब ये जिसने क्वेश्चन पूछा था कि काउपॉक्स और ऑर्फ में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वो क्लियर हो गया? जी, जी, हो गया। अच्छा, ऑर्फ की मैनेजमेंट क्या करेंगे? क्या मैनेजमेंट होती है ऑर्फ की? और अगर जायंट होगा तो उसमें वो साइटोफोबिट देते हैं, अगर स्मॉल हो तो फिर सिम्प्टोमेटिक। सर्जिकल एक्सिजन करते हैं। सबसे पहले एक्सिजन करते हैं, हाँ। ऑर्फ की जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है और आइडियल मैनेजमेंट है ना कि आप उसको एक्साइज कर दें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑर्फ का एक सिंगल लीजन आता है। सिडोफोविर जो है वो हाँ, बिल्कुल हम दे सकते हैं, लेकिन मल्टीपल लीजन्स होंगे तब, या हम उसको सर्जिकली एक्साइज ना कर सकें तब आप सिडोफोविर दे दें। अच्छा, नेक्स्ट है जी, यंग मेल पेशेंट डायग्नोज्ड विद एक्थाइमा कॉन्टेजियोजम, व्हाट कुड बी द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इन दिस पेशेंट? ये खैर वही क्वेश्चन आ गया। सर्जिकल एक्सिजन। सर्जिकल एक्सिजन है, ठीक है? ऑर्फ का दूसरा नाम एक्थाइमा कॉन्टेजियोजम है, ये आपने याद रख लेना, ठीक है? बाकी जो सारी उसने बताई हैं ये हम दे सकते हैं, लेकिन ये सेकंड लाइन है। जब उसने स्पेसिफिकली फर्स्ट लाइन पूछा है, तो ये सर्जिकल एक्सिजन ही हमने करनी है। अच्छा, दूसरा काउपॉक्स में एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि काउपॉक्स का मतलब किस तरह ट्रांसमिट होती है, वेक्टर क्या था काउपॉक्स का? कैट उसने लिखा हुआ था ना, लेकिन काउपॉक्स क्या काउज से नहीं ट्रांसफर होती? काउस से भी होती है, कैट से भी होती है, और ये उनसे भी होती है, क्या था वो, रोडेंट्स। रोडेंट से, ठीक है। और वो डायरेक्ट बुचर्स में होती है, वो एनिमल से हाँ, जो एनिमल्स में होती है, ठीक है? कैटल एक से ये जी। भी बिल्कुल, हाँ, एक ये भी पॉइंटर होता है एमसीक्यूज़ में, जो बुचर्स की या एनिमल हैंडलर्स की या डेयरी फार्म वगैरह की हिस्ट्री होती है ना, जिसमें कैटल होती है, वो ज़्यादातर ऑर्फ कॉज़ कर रहा होता है, और काउ पॉक्स में ज़्यादातर रोडेंट्स या कैट्स की हिस्ट्री होती है, लेकिन ऑब्वियसली काउज़ की भी हिस्ट्री हो सकती है, वो नहीं, लेकिन उसमें कैट्स और रोडेंट्स ज़्यादा मिलते हैं। Next is a 4-year-old girl presented with shiny, pearly papules with central imbrication and firm consistency on cheeks. Further examination revealed dry skin and Denny Morgan folds below eyes. Biopsy was done that showed lobulated epidermal growth compressing the dermal papillae. The core of the lesion shows large eosinophilic hyaline bodies containing masses of some material in the cytoplasm. What is the most likely diagnosis? Molluscum contagiosum। मोलस्कम कंटेजियोजम, ठीक है। तो ये जो इसने बताया डेनी मॉर्गन फोल्ड, ड्राई स्किन, ये क्यों बताया उसने? कंफ्यूज करने के लिए? टॉपिक एक्जिमा के साथ इसकी एसोसिएशन है ना इसकी उसके साथ। टॉपिक एक्जिमा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल एमसीएस की एसोसिएशन है एटोपिक एक्जिमा के साथ, तो इसने वो बताया है। और ये जो लोब्युलेटेड एपिडर्मल आउटग्रोथ्स हैं डर्मल पेपिला को कंप्रेस कर रही हैं, ये क्या चीज़ है? वो मोलस्का क्या कह रहे थे उसको? इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल हॉलमार्क है इसका एमसीज का। हाँ, हाँ, बिल्कुल, क्या है? हेंडरसन पीटरसन बॉडीज थी। हेंडरसन पीटरसन बॉडीज तो नीचे है ना, वो जो नीचे अगले सेंटेंस में उसने बताया है, लार्ज इओसिनोफिलिक हाइलाइन बॉडीज, वो हेंडरसन पीटरसन बॉडीज या मोलस्कम बॉडीज हैं। ये जो बेसिकली उसने लोब्युलेटेड एपिडर्मल ग्रोथ कंप्रेसिंग द डर्मल पेपिला, ये बेसिकली वो जो इनवर्ड वो उसकी ये उसके हिस्टोपैथोलॉजिकल हॉलमार्क है एमसीज का, ठीक है? ये इसी तरह उसने बताया होता है। और नीचे जो है वो इओसिनोफिलिक हाइलाइन बॉडीज हैं, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक बॉडीज हैं जो कि मोलस्कम बॉडीज हैं। और इसके अंदर क्या होता है? मतलब ये बॉडीज किस चीज की बनी हुई है? वायरस होता है इसके अंदर, ठीक है? लार्ज अमाउंट्स ऑफ वायरस होते हैं मोलस्कम कंटेजियोजम वाले। और कौन सा वायरस होता है मोलस्कम कंटेजियोजम का वायरस? पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस, एमसीवी वायरस, ठीक है? नेक्स्ट है यंग फीमेल presented with pearly umbilicated papules on the face, trunk and genital area for last 2 months. The lesions are worsening and increasing day by day and is refractory to topical treatment. What is the most appropriate investigation you will advise in this patient that helps in proper diagnosis? एचआईवी सीरोलॉजी। डायग्नोसिस क्या है इसका? एमसीज एमसीज एंड एमसीज है, मल्टीपल ठीक नहीं हो मल्टीपल रहे। एमसीज है जो ठीक नहीं हो रहे। तो हम बायोप्सी क्यों नहीं कर रहे लीजन्स की?
डायग्नोसिस क्लियर कट है कि एमसीज ही हैं, तो फिर बायोप्सी एमसी में बायोप्सी की इतनी कोई बनती नहीं है। बनती नहीं है, तो फिर हम एचआईवी क्यों करा रहे हैं? क्योंकि इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनोसप्रेस्ड है, वायरल बहुत इन्फेक्शन एसोसिएशन है suppressed वायरल है। इन्फेक्शंस की। इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड हाँ। पेशेंट है। बिल्कुल, क्योंकि यंग फीमेल है, यंग पेशेंट में इतने ज़्यादा एमसीज़ नहीं आते। तो अगर वो आ रहे हैं तो इसका मतलब पेशेंट जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड है और हमने उसकी एचआईवी सीरोलॉजी करानी है। वीडीआरएल करा लें तो, जेनिटल एरिया पे है ना, ये भी तो हो सकता है कि उसको एसटीआई हो गया हो। लेकिन सिफिलिस का कोई इसमें है नहीं, शंकर फीचर तो नहीं। नहीं है, ये शंकर की हाँ, हिस्ट्री नहीं है। बिल्कुल, उसकी हिस्ट्री नहीं है, तो हम एचआईवी सीरोलॉजी कराएँगे। नेक्स्ट है यंग मेल प्रेजेंटेड विद रिकरेंट ग्रूप्ड वेसिकल्स with inflamed base on upper and lower lips. What is the most appropriate dose of acyclovir in this patient to maintain remission? ये 400 mg BD है। प्रोफाइलेक्सिस के उसमें देंगे ना। क्या देंगे? 200 to 400 BD acyclovir 400 देते हैं BD for 4 to for 6 months। 400 mg फॉर 6 मंथ्स होता है ना ये रिकरेंट For में। 4 to 6 months. हाँ, ठीक है, तो ये 400 mg ट्वाइस डेली हम देंगे। ये उसकी प्रोफाइलेक्टिक डोज होती है। अगर इसमें ही 200 mg BD वाली ऑप्शन होती, तो फिर 4 टाइम्स देंगे। नहीं, वो भी BD होती है। वो भी बीडी होगी। बीडी होती है 200 mg बीडी। मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर 200 mg बीडी लिखा होता और 400 mg बीडी भी लिखा होता, तो फिर हम क्या चूज करते? वैसे तो सीपीएसपी में ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज तो ये दोनों ऑप्शंस नहीं एक साथ आ सकती। लेकिन अगर दोनों ही आ गए तो किसको चूज करेंगे? 400 ज्यादा वाली को। हाँ, दोनों आ गए तो फिर ज्यादा वाले को चूज करेंगे, 400 बीडी वाले को। अच्छा, अगर उसने ये तो मेंटेन रिमिशन का, अगर उसने ट्रीटमेंट पूछी होती तो फिर क्या चूज करते इन ऑप्शंस में से? फिर तो हम करते 800 5 टाइम्स पर डे। ओहो, क्या हो गया? 805 टाइम्स पर डे क्यों करते? सॉरी। देखिए, यहाँ पे तो सॉरी की गुंजाइश है, एग्जाम में सॉरी की गुंजाइश नहीं है, इसलिए पहले ही सोच समझ के देखना है। जी, इन्हीं ऑप्शंस में आंसर है। 200 mg 5 times per day. 400 mg 5 टाइम्स पर डे? 200 mg 5 times per day. 200 mg, ठीक है, हाँ, 200 mg 5 टाइम्स पर डे। और 400 mg कितना टाइम्स पर डे देंगे? 2 TDS टाइम्स। BD और TDS। TDS. 400 mg नहीं, ट्रीटमेंट के लिए 400 mg TDS देते हैं और 200 mg 5 टाइम्स देते हैं, और 800 mg ट्वाइस डेली दे सकते हैं। 800 mg ये ट्वाइस डेली twice भी daily दे नहीं हो सकती ना, वो भी दे सकते हैं तो 1000 से हाँ। ऊपर नहीं चला जाएगा। नहीं, मतलब अगर ऑप्शन कुछ ना ही हो ना, मतलब अगर कुछ ना हो तो 800 mg ट्वाइस डेली भी आप हर्पीस सिम्प्लेक्स में दे सकते हैं। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है जी, a young married male presented in OPD with swelling and painful lesions on penis for 3 days. Genital examination reveals multiple small tender erosions on glands and prepuce of penis. No bacteria is seen on microscopy. VDRL and TPH are negative. What is the likely diagnosis? पेनफुल जेनिटल अल्सरेशन और बैक्टीरिया नेगेटिव तो herpes। हर्पीस, ठीक है, और बिल्कुल ठीक है हर्पीस। शैंक्रोइड क्यों नहीं है? शैंक्रोइड मल्टीपल तो स्मॉल एरोजन्स है ना, टेंडर मल्टीपल स्मॉल टेंडर एरोजन्स है, तो मल्टीपल वेसिकल्स बने हुए हैं। अब बैक्टीरिया भी नहीं नजर आ रहे कोई भी बैक्टीरिया भी माइक्रोस्कोपी पे। हाँ, बैक्टीरिया नजर नहीं आ रहे, VDRL TPH नेगेटिव है, बैक्टीरिया कोई नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये हर्पीस जेनिटालिस हो गया। वायरस कौन सा होता है हर्पीस जेनिटालिस का? हर्पीस HSV2। सिम्प्लेक्स 2। 2, ठीक है। नेक्स्ट है जी, 5-year-old child presented with fever and painful swallowing on drinking and eating for 5 days. On examination, pulse 100 at temperature 101 at gums were swollen and vesicles coalescing into white plaques on tongue, palate and buccal mucosa. Some of the ulcers were covered with yellowish membrane. Submandibular lymph nodes were enlarged and tender. What is the most probable diagnosis? हेपेटिक gingival stomatitis. ये Hepatic सीरोमेम्ब्रेन बन gingival गई है ना। ये डॉक्टर आलम, इसमें हम डिप्थेरिया को कैसे वो करेंगे? अच्छा, डिप्थेरिया में Painful swollen swelling के gums या वेसिकल्स मिलते हैं? नहीं, वो नहीं मिलेंगे।
नहीं मिलते ना? हाँ, वो नहीं मिलते। तो ये जो स्वॉलन गम्स और वेसिकल्स हैं, ये डिप्थीरिया को रूल आउट करने के ही काम आ रहे हैं। और दूसरा जो डिप्थीरिया की मेम्ब्रेन होती है, वो किस कलर की होती है? व्हाइट येलोइश होती है? नहीं वो व्हाइट 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 होती होती है, ठीक है? वो व्हाइट होती है। तो ये येलोइश है और इसमें वेसिकल्स हैं, गम्स भी स्वॉलन हैं, तो ये हेपेटिक जिंजिवोस्टोमेटाइटिस है। और इसका कौन-सा वायरस होता है? HSV1 HSV1। इसको हर्पिस सिम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। अगर हेपेटिक जिंजिवोस्टोमेटाइटिस नहीं है, सिम्प्लेक्स है, तो कह सकते हैं। कह सकते हैं। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। कैंडिडियासिस भी नहीं होगा ना ये, क्योंकि कैंडिडियासिस में भी वेसिकल्स नहीं होते, गम्स की स्वेलिंग हो सकती है, पेनफुल स्वेलोइंग भी हो सकती है, लेकिन वेसिकल्स नहीं आते। Next study, a patient presented in skin OPD with a diagnosis of severe primary hepatic gingivostomatitis by another dermatologist. He was unable to take oral medication. Now you are planning to give him IV acyclovir along with adequate hydration. The acyclovir infusion should be given over the time of कितने hours देना है हमने? 1 hour 60 minutes. 60 1 minutes hour 1 hour 60 minutes। और डोज कितनी देनी है? 15 mg per kg 10 to 15 mg per kg। per I kg don't know। आगे per day या per dose? पता नहीं। नहीं, ये हम TDS में नहीं देते 5 mg TDS हाँ, पर kg तो पर डे हो पर गया 15 पर डे पर डे 15 mg per kg per day। पर डे 15 पर हाँ, ठीक है, सही है 5 15 TDS भी हाँ, और 10 to 15 पर 15 डे एमजी हुआ। पर केजी पर डे। बिल्कुल, ठीक है? तो पर डे के अकॉर्डिंग आपने देखनी है। फिर नेक्स्ट है, यूजुअल डोज ऑफ एसाइक्लोविर इन प्राइमरी हेपेटिक जिंजिवोस्टोमेटाइटिस इज़, ये तो अभी हमने डिस्कस भी किया था। 205 times a day 400 TDS या 800 BD। ठीक है, बिल्कुल। या तो इसमें जो है वो 800 बीडी वाली ऑप्शन है, बाकी ऑप्शंस नहीं हैं, तो हम 800 बीडी चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है जी, 3 डे ओल्ड न्यूनेट developed vesicular eruption with some erosions on face, scalp and proximal thigh. Oral mucosa showed inflammation and ulceration. On history, baby was delivered normally. His mother had no genital lesions at the time of delivery, but low-grade fever and some vaginal discharge was present. What is the mortality rate in this case in treated patients? 30%, 25 to 30। तो ये क्या है, डायग्नोसिस क्या है? इसको क्या हो गया न्यूनेट को? हर्पीज हो रहा है ना? हर्पीस कौन सा हर्पीस? सिम्प्लेक्स या हर्पीस ज़ोस्टर? हर्पीज सिम्प्लेक्स। न्यूनेटल हर्पीज ठीक है, सिम्प्लेक्स। हाँ, हर्पीस सिम्प्लेक्स हो गया। लेकिन मदर को तो उसने कहा कोई जेनिटल लीजन्स था नहीं, तो हर्पीस सिम्प्लेक्स कैसे हो गया? वजाइनल डिस्चार्ज था, वो अंदर उसमें हो हाँ, सकता है। ठीक है, बिल्कुल। हमने ये पढ़ा था हर्पीस वाले में कि अगर मदर को कोई एक्टिव जेनिटल लीजन्स नहीं है, तब भी अगर फीवर की और वजाइनल डिस्चार्ज की हिस्ट्री है, तो भी वो ये एक तरह से सिम्पटम ही है कि मदर को हर्पीस है अंदर इन्फेक्शन, ठीक है? तो इसलिए उसके थ्रू वो हो गया। अब इसमें कौन-सा था वायरस? हर्पीस सिम्प्लेक्स 2, ठीक है? अच्छा, ट्रीटेड पेशेंट्स में जो है वो 25 टू 30% मोर्टेलिटी है और अनट्रीटेड में 60 to 80%। 60 टू 80%, ठीक है? अनट्रीटेड में बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी है। अब इसमें हमने एसाइक्लोविर देनी है, तो एसाइक्लोविर की डोज़ क्या देनी है? जब ट्रीट करना है तो किस डोज़ से ट्रीट करना है? इसमें 60 mg TDS देते हैं हम हाँ, ठीक है? पर केजी। बिल्कुल, इसमें 60 एमजी पर केजी पर केजी TDS पर डे। हाँ, पर डे यस। पर डे उसको फिर 3 डिवाइडेड डोज़ेज़ में दे देते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि अगर अब न्यूनेट को हो गया तो फिर हायर डोज़ एसाइक्लोविर देनी होती है। Next है जी, 18-year-old male gives 7-day history of painful erythematous papules and vesicles on forehead and temples. After taking 1 week amoxicillin, no improvement is seen. He has won wrestling competition in his school last week on examination. अच्छा bilateral डॉक्टर अनम, इसका ना जी, जी। मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। हमने तो इसको 60 mg TDS ही पढ़ा है ना 9th एडिशन में। 10th एडिशन में ना इसको बेशक वो कर लें, क्योंकि मुझे याद पड़ता है इसकी जी। डोज चेंज है। इसकी डोज़ कम हो गई न्यूनेट है 10th में इसकी शायद डोज 10 एमजी है ना पर डॉक्टर केजी। सादिया, इसकी डोज चेंज हो जी, गई है। ये मेरा ख्याल है जी, अब 20 10 एमजी mg पर है। केजी। इसको 20 ठीक है, नहीं, इसको देख इसको देख लें नहीं प्लीज। 10 इसकी ना 10 तो नहीं न्यूनेटल है, मेरा हर्पीज ख्याल की है 10 20 तो नहीं है, mg है। बिल्कुल ज़्यादा। नहीं 20 mg है, मुझे 20 mg याद पड़ा। प्लीज इसको रीचेक कर लें। इसको रीचेक कर लेते हैं। इसको रीचेक करके मैं आपको बता दूँगी अब। ये ठीक है, देना अभी 10 आगे इसको चलते दिया? हैं। डॉक्टर सादिया 20 इसको नहीं री थी, मुझे 20 याद आ रही। 10 तो नहीं है तो ज़्यादा, लेकिन इसको कन्फर्म कर लेते हैं, कोई नहीं, इसको ऊपर नहीं टाइम वेस्ट करते, कन्फर्म करके मैं शेयर कर दूँगी, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है जी 18-year-old male gives 7-day history of painful erythematous papules and vesicles on forehead and temples. After taking 1 week amoxicillin, no improvement is seen. He has won wrestling competition in his school last week. On examination, his bilateral submandibular lymph nodes are enlarged. What is your diagnosis? herpes genitorium. ठीक है? हाँ, ये Diatorum. तीसरा किसमें होता है? ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स वाले पेशेंट्स में आ जाता है, ठीक है? Next is 8-year-old girl taking chemotherapy for acute leukemia. She developed widespread rash consisting of vesicles on erythematous base on right buttock that extending down the leg in dermatomal pattern. Zank smear shows multinucleated giant cells. What treatment you would suggest in this patient? Diagnosis क्या है इसका? ये वो है जिसको हमने Herpes आइसोलेशन में zoster. ऑन्कोलॉजी वार्ड में हर्पीस हाँ। हो गया ना इसको। हाँ, डिसेमिनेटेड कहेंगे ना Herpes यानी zoster. डिसेमिनेटेड तो नहीं है, एक ही डर्माटोम पे आ रहा है, लेकिन ठीक है। वाइड स्प्रेड एरिया पे आ रहा है, ठीक है? अच्छा, और दूसरा हाँ, ये दूसरा herpes मैंने zoster हो गया, सप्रेशन के इसको साथ हमने आ रहा था ना, तो बिल्कुल, ये हम उसको इम्यूनोसप्रेशन के आइसोलेशन साथ में आ रहा था, करेंगे। इसको हमने आइसोलेटेड फॉर्म में रखा है और इसको हमने आईवी एसाइक्लोविर देनी है। अच्छा, जो ज़ैंक है, इस पे मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स जो हैं, ये क्या शो कर रहे हैं कि हर्पीज़ है? जी। अच्छा, हर्पीज़ ज़ोस्टर के अलावा ये और किसमें आते हैं, जायंट सेल्स नज़र आएँगे आपको? ज़ैंक पे जायंट सेल्स आपको किन-किन नहीं कंडीशंस याद आ में रहा। नज़र आते हैं? ये हर्पीज़ 3-4 सिम्प्लेक्स में है, भी चिकन पॉक्स में भी जायंट नज़र सेल्स आता है। ही हर्पीस में चिकन पॉक्स में चिकन नज़र पॉक्स आता तो है। वो हाँ, चिकन पॉक्स में भी नज़र आएँगे, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स में भी नज़र आएँगे, हर्पीज़ ज़ोस्टर में भी नज़र आएँगे। ज़ैंक स्मेयर में एकेंथोलिटिक सेल्स नज़र आते हैं? पहले ये बताएँ। जायंट सेल्स का पता है, एक एंथलेटिक का नहीं पता। आते हैं, उसमें पेम्फिगस में भी ज़ैंक स्मेयर हाँ। करते हैं। हाँ, पेम्फिगस में आप ज़ैंक स्मेयर करें, उसमें आपको मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स नहीं मिलेंगे, आपको एकेंथोलिटिक सेल्स मिलेंगे। तो जो इम्यूनोबुलस डिसऑर्डर्स हैं, उसमें जब आप ज़ैंक करेंगे, तो उसमें आपको ज़ैंक पे एकेंथोलिटिक सेल्स मिलेंगे, मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, कोई ऐसा कंडीशन है जिसमें ज़ैंक आपने किया है और उसके अंदर मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स भी मिल रहे हैं और एकेंथोलिटिक सेल्स भी मिल रहे हैं? किस कंडीशन में आपको हो सकता है? कैंथोलियासिस तो गैली-गैली में मिलता है और हेले-हेले में मिलता है। एकेंथोलिटिक मिलता है ना उनमें? जी। जी। हाँ, तो एकेंथोलिटिक भी डेलियर मिल रहा है और हेले-हेले। मल्टीन्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स भी मिल रहा है। किस केस में मिलेगा? एसडीएस 10 में तो नहीं है? एसडीएस 10 में तो नहीं, एसडीएस 10 में तो नहीं मिलेगा। सोचें। ये बताएँ एकेंथोलिटिक सेल्स इम्यूनोबुलस में मिल गए और जायंट सेल्स किस में मिल गए? वायरल इन्फेक्शन हर्पीज़ से। में? हर्पीज़ में। तो ऐसे हो सकता है कि हर्पीज़ और इम्यूनोबुलस दोनों इकट्ठे आ जाएँ? एक्जिमा हर्पेटिकम। हाँ, ठीक है। एक्जिमा हर्पेटिकम अगर इम्यूनोबुलस में हो गया और उस केस में आपने वो किया तो फिर उसके अंदर आपको ये मिल जाता है, दोनों ही ज़ैंक में फिर आपको चीज़ें मिलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि उसको एक्जिमा हर्पेटिकम हो रहा है इम्यूनोबुलस के पेशेंट को। नेक्स्ट है जी 14 देखें 6 year old girl presented with morbilliform rash and cough on examination conjunctival chemosis and bluish white spots on buccal mucosa was seen. Most serious complication associated with this disease. एन्सेफेलाइटिस, मीजल्स, मीजल्स है, ठीक है, एनकेफेलाइटिस है और ये ब्लूइश व्हाइट स्पॉट्स का नाम क्या है? कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट। अगर मोस्ट कॉमन पूछा होता तो ये मोस्ट सीरियस पूछा ना उसने, मोस्ट कॉमन ब्रोंकोनिमोनिया, एंटेराइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया भी, हेपेटाइटिस भी और ओटाइटिस मीडिया भी। क्या-क्या ठीक था? है, बिल्कुल निमोनिया, ठीक। ओटाइटिस और तीसरा क्या था? एंट्राइटिस। एंट्राइटिस। अच्छा, नेक्स्ट है a 30-year-old lady, pregnant lady presented with fever and generalized vesicular rash on body 5 days before delivery date. There was no past history of chickenpox. A smear revealed multinucleated giant cells. What is the most important step in her management? आईवी एसाइक्लोविर 5 डेज़ बिफोर डायग्नोज़ हुई है ना, तो फिर एसाइक्लोविर आईवी देंगे।
आईवी देंगे, ठीक है? हाँ, ठीक अच्छा है। 5 डे हाँ, अगर ये 10 डेज़ बिफोर डिलीवरी कहता तो क्या देते? फिर ऑरल देते 7 डेज़ होता है ना, 7 डेज़ बिफोर 7 वाली डेज मैम आईवी बिफोर एंड देती 7 डेज आफ्टर हाँ, होता है। बिल्कुल, 7 बेंचमार्क डेज़ जो है वो आफ्टर। 7 डेज़ है, 7 डेज़ बिफोर एंड 7 डेज़ आफ्टर अगर 7 डेज़ से पहले है तो ओरल दे देंगे, 7 डेज़ से कम का है तो हम आईवी एसाइक्लोविर दे देंगे। अच्छा इमरजेंसी सी सेक्शन क्यों नहीं हम चूज़ कर रहे इसमें? हम सी सेक्शन तो हमने करना है ना? पहले उसको ट्रीट करेंगे ना, हाँ, ठीक है। पहले उसको ट्रीट करेंगे, ताकि ये फ उसका वो डिलीवरी तो उसके 5 दिन बाद हमने सी सेक्शन करना है ना, 5 दिन तक तो उसको नहीं छोड़ सकते, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप मदर के मैनेजमेंट में तो ये आईवीएस है, ये साइक्लोविर है, ठीक है? डॉक्टर अनंत आप इनको आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन भी देंगे? नहीं, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स तो हम नहीं देंगे, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम किसको देंगे? मदर को देंगे क्या बेबी न्यूनेट्स को देंगे? बच्चे को देंगे, बच्चे को। न्यूनेट को न्यूनेट देंगे। हाँ, अच्छा आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन का ना कंट्रोवर्शियल चीज़ है। कुछ केसेज़ में कहते हैं कि वो दे दें, कुछ कहते हैं कि नहीं दें, अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई मतलब आपको वो कोई सॉलिड नहीं रीज़न मिल रही। लेकिन बहुत सारे केसेज़ ये कहते हैं कि आईवी एसाइक्लोविर आप बच्चे को भी दे दें। बच्चे को तो हम दोनों चीज़ें देंगे, मदर को सिर्फ आईवी एसाइक्लोविर देंगे। हाँ, बच्चे को दोनों चीज़ें भी दे सकते हो और सिर्फ़ आईवी एसाइक्लोविर भी दे सकते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में ना कंट्रोवर्सी है, लेकिन आप दे दें तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक। नेक्स्ट है जी द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीज़ल्स आ गई जी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। ब्रोंकोनिमोनिया। ब्रोंकोनिमोनिया आ गया, इसको ट्रीट कैसे करना है? मीज़ल्स में? वो रिबाविरिन के विटामिन साथ ए हमें विटामिन ए इसको नहीं, हमने नहीं विटामिन ए ब्रोंकोनिमोनिया वाले पे तो हम वो नहीं कर रहे थे, उसमें हाँ, फिर हम कहते हैं ना कि उसका विटामिन ए का रोल नहीं है। हाँ, ब्रोंकोनिमोनिया अगर आ गया तो उसमें विटामिन ए का रोल नहीं है। मीज़ल्स अगर सिर्फ रैश तक की बात है तो फिर हम उसमें विटामिन ए देंगे। अगर ब्रोंकोनिमोनिया डेवलप हो गया तो फिर हम एंटीवायरल देंगे, रिबाविरिन दे देंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा उसके अलावा ये जो एपिडिडमोऑर्काइटिस है, ऑक्सीपिटल ब्लाइंडनेस है, सेप्टिक आर्थराइटिस है, ये भी उसके मीज़ल्स के कॉम्प्लिकेशन में हैं या नहीं है? ये सब जनरल हो मीज़ल्स में नहीं आते? हाँ, मैं कौन बिल्कुल, ये सब हो सकते हैं। ये सारी मीज़ल्स की कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डेवलप हो सकती हैं। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि मोस्ट कॉमन ब्रोंकोनिमोनिया है, इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया है, एंथराइटिस है। मोस्ट सीरियस जो है वो मेनिंगोएन्केफेलाइटिस या सिंपल एन्केफेलाइटिस कह लें या मेनिंगोएन्केफेलाइटिस कह लें, ये वो है। नेक्स्ट है डॉक्टर जी अनंत 20 ईयर ओल्ड जो भी कॉम्प्लिकेशन होगी एंटीडाइटिस या ओटिटिस मीडिया सब में फिर आईवी रिबाविरिन देंगे? नहीं, नहीं, सिर्फ ब्रोंकोनिमोनिया। सिर्फ ब्रोंकोनिमोनिया ठीक है। बाकी में क्या होगा? अगर एन्सेफेलाइटिस हो जाता है तो? उसको तो फिर आप मतलब उसमें तो फिर आप फर्दर और मैनेज करते हैं ना, उसमें भी आप एंटीवायरस देते हैं लेकिन उसकी अलग से मैनेजमेंट है जो कि इधर हमने लिखी नहीं है क्योंकि हम एज़ डर्मेटोलॉजिस्ट वो मैनेज ही नहीं करते। ये सिर्फ आईवी रिबाविरिन ब्रोंकोनिमोनिया के लिए है। हाँ, सिर्फ़ उसी में याद रखें, सिर्फ़ उतना ही याद रखें जितना रुक्स में लिखा हुआ है, वो पूछ सकते भी हैं तो उस उतना ही पूछ सकते हैं। ठीक। अच्छा अच्छा डॉक्टर नेक्स्ट है अनम ये ना मैंने अभी 25.27 न्यूनेटल हर्पीस का ना 10th एडिशन का चैप्टर है, उसकी लास्ट लाइन है 25.27 पे न्यूनेटल हर्पीस इज ट्रीटेड विद हाई डोज आईवी एसाइक्लोविर 20 mg per kg TDS for 2 to 3 weeks followed by oral acyclovir for 6 months। ठीक है, ठीक है। तो ये वही बात होगी ना, वो 25.27 पे 60 mg वायरल पर इन्फेक्शन केजी में से पर देखें ना, नहीं जी 60 mg ये पर वायरल केजी पर इन्फेक्शन वाले जी 25.27 वायरल इन्फेक्शंस ठीक है, उसमें से आप देख लें। न्यूनेटल हर्पीस की जी। डॉक्टर ने ये वही बात हो गई ना, 60 mg पर डे दें या 20 mg पर डोज दे रहे नहीं हैं नहीं अभी? 60 mg पर केजी TDS देते थे ना पहले, अब वो रिड्यूस होके 20 mg पर केजी TDS हो गया। पहले पहले पर डे नहीं, 60 नहीं था, mg 60 पर एमजी केजी पर केजी टीडीएस नहीं देते थे, 60 एमजी पर पर डे केजी था। पर डे था। 60 एमजी पर अच्छा केजी पर डे था। पर डे इन 3 डिवाइडेड डोजेस था ना, हाँ, जी, तो तो पर डे वही की अभी बात आपने हो गई 20 ना। वेट mg पर केजी TDS है। पर डोज़ हो गया, पर डोज़ हो गया ना? नहीं? बात वही है, घुमा दिया इसने। मैं इसको ना अच्छा इसको तसल्ली से देख लेती, जी। इसको तसल्ली मैंने से देख लेते हैं ताकि 25.27 पे देखा, ठीक है। ठीक है, आप देख लें, मैं इसको न्यूनेट वाले में देख रही हूँ क्योंकि उसमें भी शायद ये लिखा हुआ है।
इसमें तो मुझे नहीं मिल रहा। जो 9th एडिशन था ना, मैं थोड़ी देर में स्क्रीनशॉट्स लेके डॉक्टर अनम आपको भेज देती हूँ। जो 9th एडिशन था ना, उसमें लिखा हुआ था 60 mg per kg per day in 3 divided doses. इसमें हाँ, लिखा हुआ ठीक है है। 20 mg per kg TDS for 2 to 3 weeks. उसमें भी 60 mg per kg per day था, इसमें 20 mg per kg आ गया है, so dose is reduced. मैं बात आपको वही है डॉक्टर, सॉरी आपका नाम मुझे नहीं पता, बात वही है डॉक्टर 60 ज़ैन mg per डॉक्टर ज़ैन हाँ, ज़ैन मतलब वो देखिए ना, हाँ, ठीक है, वो 60 mg पर केजी पर डे अगर आप देते हैं और आपने एसाइक्लोविर TDS में in देनी 3 है, तो आप divided एक doses. डोज़ 20 mg पर केजी के हिसाब से बनाएँगे ना। ये 20 mg पर केजी पर डोज़ है और उसको आपने TDS में देना है। दे हम तब भी 20 mg पर डोज ही रहे थे पहले भी। हाँ, मतलब वही बात है, 20 mg पर केजी पर डोज़, ये पर डोज़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 20 mg पर केजी पर डे नहीं है ये। अगर कन्फ्यूजन इस वजह से क्रिएट हो रही है ना, 20 mg पर केजी पर डे नहीं है। ये 20 mg पर केजी पर डोज़ है और उसको TDS में आपने मतलब हर डोज़ 20 mg पर केजी के हिसाब से कैलकुलेट करके देना है। तो टोटल दिन में 60 mg पर केजी हो गया। समझ आया? जी, जी, एक ही बात है। हाँ, ठीक है। तो अगर आप ये वैसे एमसीक्यू में भी हाँ, थोड़ा घुमा के देते हैं, तो उसमें भी यही आपने याद रखना है कि पर डे पूछा है, तो 60 mg पर केजी पर डे होगा और पर डोज़ है तो 20 mg पर केजी पर डोज़। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 17। A 20-year-old boy presented with fever and maculopapular eruption on face, trunk, and upper arms. Oral examination reveals swollen tonsils and petechiae at the junction of soft and hard palates. Cervical lymph nodes are enlarged. ENT specialist gave him azithro, but his condition got worse. This condition is most likely caused by EBV EBV. Diagnosis क्या है? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कैसे पता चला है? क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं? फातिमा एक मिनट बेटा, इसमें वो पेटिकिया आ रहा है एट द जंक्शन ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट और जो है सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है और साथ में सर्वाइकल एजिथ्रोमाइसिन से जो लिम्फेडिनोपैथी। वर्स एजिथ्रोमाइसिन है। बिल्कुल। अच्छा, इसका इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का दूसरा नाम क्या है? ग्लैंडुलर फीवर, ठीक है? तो बेसिकली इसके अंदर लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट आपको लाज़मी मिलेगी। ग्लैंडुलर फीवर इसको कहते हैं ना, तो ग्लैंड्स, लिम्फ ग्लैंड्स एनलार्ज होते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें पेटिकी मिलेंगे एट द जंक्शन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। एज़िथ्रो के साथ कंडीशन वर्स हुई और कौन-कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जिससे ये कंडीशन वर्स हो सकती है? ज़रूरी तो नहीं है ना हर सिनेरियो में एज़िथ्रो दी हो। एमॉक्सिसिलिन था और क्या-क्या हम एमॉक्सिसिलिन था, एमॉक्सिसिलिन था और क्लेरिथ्रोमाइसिन था और आई थिंक क्लेरिथ्रो था दूसरा और एजिथ्रो था। क्लेरिथ्रो और एज़िथ्रो तो एक ही बात होगी ना, टेट्रासाइक्लिन्स हो गए। एमॉक्सिसिलिन हो गई और दूसरा इसके अलावा था पेनिसिलिन। ओह ठीक है? अच्छा, और एप्स्टेइन बार वायरस इसमें हो गया। qualitative factor जो है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है जी 30-year-old male who is IV drug abuser presented with white rippled plaques on sides of the tongue without symptoms. Histology of the lesion shows hyperkeratosis and ballooning of the prickle cells and sparse inflammatory cells in the lamina propria. A fourth generation immunoassay revealed P24 antigen. What is the most appropriate treatment for this patient?
एंटी रेट्रोवायरल। है क्या, डायग्नोसिस क्या है? ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया हो रहा है और एचआईवी एसोसिएटेड, वो साथ में P24 एंटीजन दे दिया इन्होंने। हाँ, ठीक है। एचआईवी आपने कैसा डायग्नोज किया? P24 एंटीजन के साथ। अच्छा, और दूसरा अगर P24 एंटीजन ना हमें देता, तो फिर हम क्या बनाते इसका डायग्नोसिस? फिर हम ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया फिर किसी और इम्यूनोसप्रेशन की वजह से सोच सकते थे। आईवी ड्रग अब्यूज़र की भी तो हिस्ट्री है ना? ड्रग अब्यूज़र जी। ठीक है? तो तो फिर भी हम HIV एचआईवी ही सस्पेक्ट करते। अगर P24 हाँ, एंटीजन की वो ना भी देता, तब भी आईवी ड्रग अब्यूज़र की तो हिस्ट्री है ना, तो हम एचआईवी सस्पेक्ट कर सकते थे। अच्छा, अब व्हाइट ट्रिपल प्लाक्स ऑन द साइड्स ऑफ द टंग, तो ये हम इसको कैंडिडियासिस क्यों नहीं कह रहे? एचआईवी में कैंडिडियासिस भी तो ज़्यादा वर्स आ जाता है ना टंग पे इम्यूनो सप्रेशन की वजह से, वो तो कैंडिडियासिस क्यों नहीं जो है ये? रिपल्ड प्लाग है वो हेयरी ल्यूकोप्लेकिया का फीचर है। इसके कैंडिडाइसिस के ठीक और है, और बहुत सारे दूसरा ये कि ये साइड अच्छा, अगर वो रिपल प्लाक नहीं कहता, सिर्फ व्हाइट प्लाक कह दे ऑन द साइड्स ऑफ द टंग, फिर? देन अगेन वो साइड पे हेयरी ल्यूकोप्लेकिया आता है, वो हाँ, जो कैंडिडाइसिस है बिल्कुल। वो डॉर्सल ठीक पे। एग्जैक्टली ठीक है, वो डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग पे आता है कैंडिडियासिस। अगर वो रिपल प्लाक की नहीं भी हिस्ट्री दे रहा ना, उसने साइड्स ऑफ द टंग की हिस्ट्री दे दिया, तो कैंडिडियासिस तो साइड्स ऑफ द टंग पे नहीं आता ना। तो इसलिए जरूरी नहीं होता कि रिपल उसने दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए काम आसान हो गया, लेकिन सीपीएसपी वाले इतना आसान कभी कभार नहीं भी देते। तो साइड्स ऑफ द टंग पे आपने देखना है। दूसरा उसकी उसने हिस्टोपैथोलॉजी देखी, हाइपरकेराटोसिस है, बलूनिंग है प्रिकल सेल्स की, जो कि इसमें ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया का वो होता है। और ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया जो है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? एचआईवी वायरस है, ईबीवी। ईबीवी है, ठीक है? ईबीवी है तो फिर हम एंटी रिट्रोवायरल क्यों कर रहे हैं? हम ईबीवी के लिए कुछ दे दें। क्योंकि हमने उसका एचआईवी पहले ट्रीट करना है। उसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो है वो एचआईवी के ट्रीटमेंट के इम्यूनोडेफिशिएंसी चक्कर में एचआईवी अगर आ रही उसको ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया वर्स वो हो उसको गया तो? प्रीडिस्पोज कर रहा है ना, वो जब खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली वो भी हाँ, खत्म हो ओरल जाएगा। हेरी ल्यूको बिल्कुल, ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया जो है ना, वो जैसे ही एचआईवी में इम्यूनिटी बेहतर होती है, एचआईवी ठीक होता है, तो ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया खुद ही से ठीक हो जाता है, उसके लिए कोई अलग से मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। Next है जी, immunocompetent patient developed whitish plaque on the left side of the tongue. On examination, ripple plaque on left side of the tongue appears shaggy. Biopsy पे hyperkeratosis, acanthosis, and some areas of ballooning with sparse inflammatory infiltrate. What is the most likely diagnosis? ओरल ओरल हेरी हेयरी ठीक है, बिल्कुल ये तो oral hearing leukoplakia हो गया। Next है जी, 13-year-old Caucasian girl presented with fever, malaise, and vulvodynia for the last 2 days. First time in her life, she didn't give any history of any medication, trauma, and sexual abuse. On examination, symmetrical ulceration on inner labia minora are seen. Inguinal lymph nodes are also enlarged. Oral mucosa is normal. Test for heterophile antibody is positive. What is the likely diagnosis? लिपशर्ट्स अल्सर लिपशर्ट्स अल्सर है, और वायरस कौन सा है? एप्स्टाइन बार वायरस हाँ, ईबीवी। ईबीवी, एप्सन बार वायरस। अच्छा, इसमें ये जेनिटल हर्पीस क्यों नहीं कह रहे? इसमें भी वल्वोडाइनिया है, पेन है। कोई अल्सर की हिस्ट्री नहीं है ना, सिर्फ वल्वोडाइनिया। और कोई ट्रॉमा नहीं, अल्सर सेक्सुअल की हिस्ट्री अब्यूज भी उसने नहीं बताई है। है। अल्सर एक्चुअली की हिस्ट्री तो मेट्रिकल मोस्टली अल्सरेशन। यंग वेसिकुलेशन नहीं है ना, उसकी अल्सर की हिस्ट्री तो 13 वही इयर्स नहीं एज है। है। तो 13 ईयर के एज में जेनिटल यंग हर्पीस नहीं हो फीमेल सकता? नहीं, यंग फीमेल विद नो सेक्सुअल हिस्ट्री, तो फिर हम लिपशर्ट्स ही सोचेंगे। न्यूट्रोफिल एंटीबॉडीज भी अच्छा, पॉजिटिव है ना, ठीक है, वो भी और ईबीवी में होती हैं। न्यूट्रोफिल हाँ, ठीक है, एंटीबॉडीज भी ईबीवी में बिल्कुल। होती है ना। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हेटेरोफिल एंटीबॉडीज पॉजिटिव है। दूसरा इसमें क्या है, सिमेट्रिकल अल्सरेशन बताइए ना, खाली सिमेट्रिकल अल्सरेशन जेनिटल हर्पीज में नहीं होती। सिमेट्रिकल अल्सरेशन या किसिंग अल्सरेशन जो है वो लिप शेल्स अल्सर में होती है। अगर उसने सिमेट्रिकल ना बताया होता, सिर्फ अल्सरेशन बताया होता, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते। सिमेट्रिकल अल्सरेशन बता के उसने हमारा काम आसान कर दिया। अच्छा, हेटेरोफाइल एंटीबॉडीज पॉजिटिव जो होती है वो ईबीवी में होती है। हेटेरोफाइल एंटीबॉडीज नेगेटिव किस केस में होती है? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एक तो ईबीवी की वजह से होता है, एक इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक इलनेस होती है, वो हमने पढ़ी थी, याद है वो किस वजह से होती है? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक इलनेस नहीं जो है वो याद आ रहा। साइटोमेगालोवायरस भी
साइटोमेगालोवायरस भी बिल्कुल इसी तरह इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस वाले फीचर्स कॉज़ करता है, ठीक है? ये हमने डिस्कस किया था। अब उसके अंदर लेकिन क्या होता है कि वो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक इलनेस है ना, तो उसके अंदर वो ग्लैंडुलर फीचर, वो इतना ज़्यादा लिम्फेडेनोपैथी नहीं आती, स्पैटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली नहीं आती, अगर वो साइटोमेगालोवायरस की वजह से है। दूसरा उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हेटेरोफाइल एंटीबॉडीज़ नेगेटिव होती हैं। अगर हमें सिम्प्टोमेटिकली नहीं पता चल रहा कि ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है या इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक इलनेस कॉज्ड बाय सीएमवी है, तो फिर हम ट्रेडिशनली, मतलब अब तो खैर ये हेटेरोफाइल एंटीबॉडी कराते ही नहीं है। पहले हम हेटेरोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट कराते थे, पॉजिटिव आता था तो ईबीवी और नेगेटिव आता था तो सीएमवी। लेकिन अब तो हमारे पास ज़्यादा फाइन तरीके आ गए हैं, पीसीआर करा लेते हैं, पीसीआर करा के डायरेक्ट ही वायरस आइडेंटिफाई हो जाता है। तो इसलिए, लेकिन इन केस अगर कभी कोई इस तरह का सिनेरियो हो, तो उसमें अगर हेटेरोफाइल एंटीबॉडीज नेगेटिव हैं, तो वो सीएमवी होगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी 21, a 1-year-old boy developed high-grade fever not associated with any symptoms. After 5 days, fever settled, but child then developed discrete pink rose maculopapular lesions all over the body. Cervical and occipital lymph nodes were enlarged. What could be the most likely cause of this condition? रोजियोला इन्फेंटम। रोजियोला इन्फेंटम। हाँ, रोजियोला इन्फेंटम कैसे पता चला है? फीवर हुआ, फीवर सेटल सबसाइड हुआ, हुआ, उसके फिर बाद लीजन आई। बिल्कुल, ठीक है। और वायरस कौन सा हो गया? ह्यूमन हर्पिस वायरस 6 and 7। ठीक है, 6 एंड 7। अच्छा, herpes वायरस 6 एंड 7 के अगर रीएक्टिवेशन होगी तो फिर कौन-सा डिसऑर्डर होता है? जेनेटिक रोस्टी। नहीं, कल जो नहीं, नहीं नहीं, ये पीरोजिया। री पीरोजिया। पीरोजिया, पीरोजिया। पीरोजिया। गेनोटिक रोस्टी होता है क्या है, रिएक्शन की वजह एक्शन से। बाय वायरस। ये है रीएक्टिवेशन। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है जी, HHV8 is found worldwide and it increases the risk of developing Kaposi in immunocompromised patient. Which of the following condition is also caused by this virus? जी, ह्यूमन herpes वायरस 8 जो है, कपोसी के अलावा और क्या-क्या करता है? कुटेनियस एट्रोफी कॉज़ कर सकता है? इसका तो हाइपरपिगमेंटेशन, हेमेंजियोमास और पोम सिंड्रोम कराते हैं। HHV8। हाइपरटेंशन, हाँ, हाइपरपिगमेंटेशन, हेमेंजियोमा, पोइम्स और इसके अलावा ठीक है। पोइम्स के ही फीचर्स आ जाते हैं ना, जिसमें एंडोक्रिनोपैथीज़ भी करा सकता है। स्किन चेंजेस जो हैं वो पोइम्स का ही पार्ट है, जिसके अंदर हाइपरपिगमेंटेशन मोस्ट कॉमन आता है और हेमेंजियोमा कॉमन आता है। ठीक है? पोइम्स के ही बेसिकली जो सारी वो डिज़ीज़ स्पेक्ट्रम है वो कॉज़ करा सकता है। तो बेसिकली HHV8 के में कपोसी के अलावा hyperpigmentation आ गई। Next है 23. A 17-year-old male presented with generalized umbilicated vesicular eruption for last 2 days along with fever and malaise. On examination, the skin is dry with lichenification in flexures. Which of the following is the likely organism for this disease? HSV1 एक्जिमा हाँ herpeticum। जी, ये डायग्नोसिस क्या है इसका? एक्जिमा एक्जिमा herpeticum है herpeticum। और एटोपिक स्किन है, लाइकेनिफिकेशन है तो एटोपिक एक्जिमा है, ठीक है? और उसके ऊपर आ गया आपका herpes simplex। ज़ोस्टर नहीं हो सकता, वेरिसेला ज़ोस्टर नहीं हो सकता? मोस्ट कॉमन ये है, वो भी हो सकता है बट हाँ, हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है, मोस्ट लाइकली जो ऑर्गेनिज़्म है वो HSV1 होगा। लेकिन हाँ, आपने याद रखना है वेरिसेला ज़ोस्टर भी हो सकता है। अगर नहीं होता ऑप्शन में HSV1 तो फिर हम वेरिसेला ज़ोस्टर चूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट है जी, 15-year-old boy presented with filiform keratotic papules protruding from the follicles of the nose and cheeks. Histopathology shows expanded follicle with enlarged follicular keratinocytes having cytoplasmic inclusion bodies and trichohyline granules. Hyperkeratotic material projects in spicule from the follicular ostium. What is the most likely diagnosis? फाइकोडिस्प्लेजिया स्पाइनोसा। हाँ जी, वायरस कौन-सा है इसका? ह्यूमन पोलियोमा वायरस। पेपिलोमा वायरस। कौन से वाला? ह्यूमन पोलियोमा वायरस तो बहुत सारे हैं। मर्कल सेल ह्यूमन पोलियोमा पोलियोमा वायरस। वायरस 8। अच्छा। मर्कल सेल वाला तो मर्कल सेल कार्सिनोमा सॉरी। करेगा ना, वो ट्राइकोडिस्प्लेजिया क्यों करेगा? हाँ। ठीक है? बेसिकली ह्यूमन पोलियोमा वायरस 8 है। मर्कल सेल वाला कौन-सा वायरस है? मर्कल सेल का भी तो पोलियोमा वायरस ही है ना? उसका नंबर बताएँ जी। कौन-सा नंबर का है? जैसे ये 8 है वो
वो मर्का सेल वाला ह्यूमन पोलियोमा वायरस 9 है, ठीक है? 9 और ट्राइकोडिस्पेजिया, ठीक है? उसका दूसरा नाम मर्का सेल पोलियोमा वायरस है या पोलियोमा वायरस 9 है। ट्राइकोडिस्पेजिया स्पाइनोलोसा वाला जो है वो ह्यूमन पोलियोमा वायरस 8 है, ठीक है? Next, a 25-year-old 7-month pregnant lady presented with rapidly growing lesion involving her vulvovaginal area. The lesions were asymptomatic with occasional irritation. Examination reveals multiple papules coalescing to give cauliflower-like appearance. What is the most appropriate treatment option for her? क्रायोथेरेपी, Diagnosis क्या है इसका? कॉन्डाइलोमा कहेंगे? इंक्यूबेटा, मल्टीपल वो वायरल वॉट्स। वायरल वॉट्स, कॉन्डाइलोमा क्यूमिनेटा, क्योंकि कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस आ रही है। कॉन्डाइलोमा लेटा क्या होता है? सिफिलिस में होते हैं वो, जो है सेकेंडरी सिफिलिस सिफिलिस का। में होता है, ठीक है? ये क्यूमिनेटा है, बिल्कुल। और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से हो रहा है और ट्रीटमेंट इसमें क्रायो करनी है और इसके अलावा टॉपिकल पोडोफाइलोटॉक्सिन नहीं देते हम कॉन्डाइलोमा क्यूमिनेटा में? प्रेग्नेंट फीमेल है तो प्रेग्नेंट है अवॉइड तो करें। टैक्सोजेनिक हाँ, प्रेग्नेंट है। अगर प्रेगनेंसी ना होती तो फिर हम क्या चूज़ करते? फिर पोडोफाइलोटॉक्सिन। पोडोफाइलोटॉक्सिन, ठीक है? फर्स्ट लाइन में फिर उसने कहा फर्स्ट लाइन में फिर पोडोफाइलोटॉक्सिन कर देते, सेकंड लाइन में फिर हम क्रायो या कॉटरी वगैरह चूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट 26 है यंग फीमेल प्रेजेंटेड विद एनोजेंटल वॉट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कॉजिंग वॉट इन दिस एरिया? इसमें 6 और 11 आता है जेनाइटल वॉट्स में। हाँ, इसमें 6 और 11 आता है, लेकिन अब 6 और 11 नहीं है, तो फिर अब हम क्या चूज़ करें? 16। 16, ठीक है? 18 भी चूज़ कर सकते हैं? जी। फिर 18 क्यों नहीं कर रहे? एटीन से ज़्यादा 16 है, ठीक है? 6 और 11 मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा 6 है। ये ये असेंडिंग ऑर्डर में इनकी जो है ना वो रेशो है 6, 11, 16, 18। तो सबसे कॉमन 6 है, फिर उसके बाद 11 है, उसके बाद 16 और फिर 18 है। तो इसलिए मोस्ट कॉमन 18 से भी ज़्यादा कॉमन जो है वो 16 है। अच्छा, इसमें अगर एनोजेंटल वॉट्स हैं तो इसके अंदर मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड कौन से हैं वायरसेस? 16, 18 है वो भी। 16, 18, ठीक है? और वो कौन सी मैलिग्नेंसी कॉज़ करते हैं? कौन सी? सर्वाइकल जो हाँ, सर्वाइकल, ठीक है? वो क्या कहते हैं, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेज़िया कॉज़ करते हैं वो। अच्छा, इसके अंदर जो है ये बेसिकली जो ये समराइज़्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इसी का बेशक आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें या वैसे अपनी बुक पे रख लें कि कौन-सा कौन-सा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कॉज़ कर रहा है। इस पूरे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो यही है कि आपको वॉट के वो याद हो। Next 26, a 15-year-old boy presented with skin-colored papules on face and neck. He has scaly hyperpigmented lesions on the trunk and verrucous papules on dorsum of the hands since childhood. His sister is also having same lesion on her body. What is the most likely diagnosis? EDV। EDV? अच्छा, और EDV का कौन सा EDV में कौन सा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है जिसका जो इम्पोर्टेंट होता है? 35 बहुत सारे होते हैं इसमें। नहीं 5, 8, 9, बहुत 10 सारे होते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे होते हैं। इम्पोर्टेंट कौन सा है जो याद रखना है? 5 और 8। वो क्यों याद रखना है? क्योंकि वो मैलिग्नेंसी कॉज़ कर देते हैं। बाकी तो ये 5, 8, 9 बहुत सारे हैं, ठीक है? वो तो 5 से लेकर 25 तक आप सारे ही याद रख लें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 5 और 8 वाले हैं जिन अगर वो हो जाएँ, तो वो मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है उसके अंदर। दूसरा इसका डोमिनेंट इसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होता है? EDV का? ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल रिसेसिव। अच्छा, मुझे थोड़ा लग रहा है कि ये ऑटोसोमल जी? ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न है इसका। अच्छा, ऑटोसोमल रिसेसिव है। शायद मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, मुझे लग रहा है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, लेकिन हाँ, बुक से इसको देख लें एक दफ़ा। अच्छा, बाकी ये बताएँ कि इसके अंदर हमने कहा कि 5 और 8 में मैलिग्नेंसी के है टेंडेंसी, तो मैलिग्नेंसीज़ कौन-सी हो सकती हैं? SCC। कार्सिनोमा।
एससीसी हो सकता है, एक्टिनिक केराटोसिस हो सकता है, बोवन डिजीज़ हो सकता ये है, कोई ऑटोसोमल इंटरनल ऑर्गन रिसेसिव की है, मैलिग्नेंसीज़। जी? ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है एवर और 1 और ठीक है, एवर 2 दोनों मैलिग्नेंसीज़ हमने कहा रिसेसिव कि है। इसमें कुछ ठीक हो गया। तीनों जो इसकी एवर 1 टाइप्स और है ना, एवर वो 2 तीनों दोनों हो गए। ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, गुड हो गया, बेस्ट है। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट 28 है, 10 year old child presented with mild fever and rose red macules, papules on cheeks coalescing to form hot target erythema for 2 days. Further examination reveals perioral pallor or dark red macules on palms and soles. No history of drug intake. Serology shows anti-VP1 and VP2 IgM positivity. What is the causative organism for this condition? Parvovirus B19, Diagnosis क्या है? ये क्या है? erythema Erythema infectiosum, slap cheek. Oh, जो स्लैपची का पेरेंट्स है, एरिथीमा इन्फेक्शियोजम है और पार्वोवायरस B19 की वजह से होता है और ठीक है, पेरिओरल पेलर इसके अंदर भी आ गया, जो सर्कमओरल पेलर आता है वो स्लैपचीक में आ गया, एरिथीमा इन्फेक्शियोजम में आ गया आपका। नेक्स्ट है जी, 30 year old lady presented with fever and body aches along with severe joint pains for 1 week. There is hyperpigmentation of face and trunk, hyperpigmentation of face, trunk, and upper limbs. IgM and IgG on ELISA were positive. ANA was negative, and PCR पे viral RNA मिल गया. What complication is likely to be reported in this patient? चिकनगुनिया है ये। चिकनगुनिया है, लेकिन कैसे पता चला ये चिकनगुनिया? Hyperpigmentation और severe joint pains. इसमें ना जॉइंट पेन के साथ हाइपरपिगमेंटेशन आती है और इसको सोराइसिस हाँ, ट्रिगर करता है। बिल्कुल। सोराइसिस ट्रिगर करता है, बिल्कुल। और दूसरा ये कि यही दो बातें चिकनगुनिया में आपने याद रखना है, स्वेयर जॉइंट पेन्स और हाइपरपिगमेंटेशन, और ये सोराइसिस को ट्रिगर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, a 10 year old male child presented with pink macular lesions starting from face and spread rapidly to involve the trunk and limbs for past 2 weeks. There was a history of mild fever and examination revealed positive for Schimmer's sign. What is the most likely diagnosis? Rubella. रुबेला, ठीक है। कैसे हमने पता चला रुबेला ये? For Shimmer जो है इसमें आया है। For और Schimmer face sign, से जो positive है for Schimmer sign होता क्या है? इसमें वो थे Petechiae on the soft palate. पेटिकिया के अलावा और जिसका रैश जो स्प्रेड हो रहा है वो भी फेस से नीचे जा रहा है। Vesicle हो फेस सकता से है। स्टार्ट हो रहा है और नीचे जा रहा है, ठीक है। फेस से स्टार्ट होके नीचे जा रहा है रैश। दूसरा, इसमें पेटिकी मिलेंगे सॉफ्ट पैलेट पे। पेटिकी के अलावा डीप रेड मैक्यूल्स भी मिल सकते हैं और रुबेला है। अच्छा, और अगर ये मीजल्स होता तो फिर इसमें क्या होता? रैश, इसके रैश की क्या कैरेक्टरिस्टिक होता? रैश फोरहेड से स्टार्ट होता है, हेयर बैक लाइन ऑफ से स्टार्ट ईयर होता से है, ईयर से बिहाइंड द स्टार्ट होता है ईयर्स। और हाँ, ठीक कॉक्लिक है। स्पॉट होता फोरहेड है। से स्टार्ट होता, फोरहेड में भी हेयर लाइन को फॉलो हेयर करके लाइन से। बिहाइंड द ईयर जाता और फिर ट्रंक पे पहुंच जाता। अच्छा, अब ये जो फेस पे इसका रैश स्टार्ट हुई है, ये अगले दिन इसका क्या हो जाता है? रैश का फेड क्या फेड हो होता है? जाएगा, नेक्स्ट डे फेड हो पे जाता है रुबेला, फेड हो फेड हो जाएगा, जाता ठीक है। और मीजल्स की जो रैश है, बिल्कुल मीजल्स की जो रैश है वो हेयर लाइन से स्टार्ट होके नेक्स्ट डे वो पूरे फेस को इन्वॉल्व कर लेती है, और रुबेला वाली रैश जो है वो अगले दिन पूरे फेस से सेटल हो जाती है, क्लियर हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है जी 9-year-old boy presented with painful oral erosions and vesicular eruptions on palms and soles for last 4 days. Clinical examination revealed temperature 100, pulse 100 beats per minute, cervical and submandibular lymph nodes were enlarged. Cutaneous examination showed few yellow-based erosions with surrounding erythema on tongue, buccal mucosa, and hard palate. Palm, soles, and sides of fingers were studded with vesicles surrounded by red holes. What is the most likely diagnosis? हैंड फुट माउथ डिजीज। हैंड फुट और एंड माउथ डिजीज। कैसे पता चला हैंड फुट एंड माउथ डिजीज है? साइड टिपिकल है, पाम सोल्स पे आ रहा है और ओरल कैविटी के अंदर आ रहा है और जो है सराउंडिंग कैविटी के अंदर भी एरिथीमा। आ रहा है। हाँ, ठीक है। जो सराउंडिंग एरिथीमा है ना, साइट्स के अलावा उन लीजन्स में जो सराउंडिंग एरिथीमा, हमें ओरल कैविटी के लीजन्स में भी सराउंडिंग एरिथीमा मिल रहा है और हमें पाम्स और सोल्स के लीजन्स में भी सराउंडिंग एरिथीमा मिल रहा है। ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक चीज है हैंड फुट एंड माउथ डिजीज की। हैंड फुट एंड माउथ डिजीज किस वायरस की वजह से हो जाता है? कॉक्सैकी वायरस और एंटेरो वायरस।
कॉक्सैकी वायरस और एंटेरो वायरस। एंटेरो वायरस जो है उसका दूसरा नाम क्या होता है? पिकॉर्ना वायरस, ठीक है? कॉक्सैकी में भी कौन से ज़्यादा होते हैं? 6 and 16. A6 और 16 ज़्यादा होते हैं कॉक्सैकी में और एंटेरो वायरस जो है वो 7 वाला ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर, ठीक है? नेक्स्ट है जी 9-year-old girl presented with 2 days history of non-itchy, dull red, flat-topped papules on hands, feet, thighs, and buttocks. Few papules were showing purpuric staining, and there were axillary and inguinal lymphadenopathy and hepatomegaly. Lab findings shows leukocytosis with 15% monocytes. HBsAg reactive. This condition usually resolved in 2 to 8 weeks, Niantic-Crosty syndrome. हाँ 2 to 6 या 2 to 8 वीक्स, ठीक है? 2 वीक्स से 2 मंथ्स तक होता है कैनोटिक क्रॉस्टी है। अच्छा, ये पेप्युलर प्रोरेटिक ग्लव एंड सॉक्स अपीयरेंस क्यों नहीं है? इसके डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे है ना, बटक्स पे है और हाँ बिल्कुल, ठीक है। थाई पे। बटक और थाइस पे आती है, हैंड्स और फीट पे भी आती है, लेकिन बटक्स और थाइस का उसने बता दिया। दूसरा उसने क्या बता दिया? नॉन इची। वो तो नाम ही प्रोरेटिक, पेप्युलर प्रोरेटिक उसमें आता है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा इसके अंदर मोनोसाइट्स हमें मिलते हैं गैनोटिक क्रॉस्टी में। मोनोसाइट्स 2 to 15% मोनोसाइट्स होते हैं। जो पेप्युलर प्रोरेटिक होता है उसके अंदर मोनोसाइट्स हमें नहीं मिलते। सेकंड इसने हमें क्या बता दिया? हेपेटाइटिस बी की पॉजिटिविटी। अच्छा, हेपेटाइटिस बी के साथ इसकी मोस्ट कॉमन एसोसिएशन है गैनोटिक क्रॉस्टी की? अभी एप्स्टीन-बार वायरस के साथ है। हाँ, अब एप्स्टीन-बार वायरस की है, लेकिन हाँ, ज़ाहिर-सी बात है गैनोटिक क्रॉस्टी जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली अब नहीं है, अब है ईबीवी। अच्छा, नेक्स्ट है जी 30-year-old women presented with progressively spreading rashes on body for few days. On examination, there were multiple dull pink oval plaques covered by fine, dry, silvery gray scales. Further examination revealed some of the lesions were showing central atrophy and wrinkled appearance with marginal colorative scale, mainly on the trunk. Her past history is insignificant, except she was recently diagnosed hypertension and she is taking captopril for 2 weeks. What is your diagnosis? पीरोजिया। पीरोजिया, ठीक है। तो किसकी वजह से हो गया पीरोजिया? ह्यूमन herpes वायरस 6 and 7. ठीक है, लेकिन इसमें तो उसने कुछ ऐसा नहीं बताया, उसने ड्रग की हिस्ट्री बता दी। ड्रग्स की वजह से पीरोजिया हो सकता है? जी। जी, एस ठीक है, इनहिबिटर्स की ड्रग्स वजह की से वजह से होता है। भी हाँ, ड्रग्स की वजह से भी पीरोजिया हो सकता है, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो एस इनहिबिटर्स ही हैं, ठीक है? इसके अलावा एस्पिरिन, आइसोट्रेटिनोइन वगैरह एंटीबायोटिक्स भी हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन एस इनहिबिटर है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि ड्रग्स की हिस्ट्री इसके अंदर आ सकती है। अच्छा, नेक्स्ट है जी अ प्रेग्नेंट लेडी प्रेजेंटेड विद पीरोजिया इन हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। व्हिच वेरिएंट्स आर मोर कॉमन इन प्रेग्नेंट वुमेन? पेप्युलर। पी फॉर प्रेग्नेंट, पी हाँ, फॉर ये वैसे एक पेपुलर। ज़रूर सा सवाल है। हाँ, ठीक है। आपने याद रखना पी फॉर प्रेगनेंसी, पी फॉर पिट्रियासिस रोज़िया और पी फॉर पेपुलर। उसमें प्रेगनेंसी में पी रोज़िया जो है वो पेपुलर आ जाता है। अच्छा, और वैसे कॉम्प्लिकेशन क्या करता है? ये तो उसमें आ गया ना, न्यूनेट में क्या कॉम्प्लिकेशन करता है पी रोज़िया? हाइपोटोनिया हाइपोटोनिया। और और प्रीमेच्योर डिलीवरी और हाइपोरिएक्टिविटी। हाइपोरिएक्टिविटी भी करा रहा है। हाँ। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कॉज़ कर देगा। अगर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन नहीं हुआ तो प्रीमेच्योर डिलीवरी होगी और डिलीवरी में बच्चा क्या होगा? हाइपोटोनिक और हाइपोरिएक्टिव होगा। नेक्स्ट है यंग मेल प्रेजेंटेड विद डल रेड ओवल plaques in Christmas tree pattern on trunk for 4 days without constitutional sign and symptoms. Initially, there were large plaques on right side of the abdomen. His condition was not responding to topical therapies. What would be the second line of treatment in this case? एरिथ्रोमाइसिन। टॉपिकल थेरेपीज़ को वो रिस्पॉन्ड नहीं। जी? सेकंड लाइन एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन है। अच्छा, फर्स्ट लाइन फिर क्या होगा? अब अगर नहीं रिस्पॉन्स करा तो हम क्या देंगे फर्स्ट लाइन में? एसाइक्लोविर। साइक्लोफेर। किस डोज़ में? 400 या 800 5 टाइम्स 400 mg 5 times a day. 400 mg 5 टाइम्स अ डे या 800 mg 5 दोनों 5 5 टाइम्स टाइम्स अ डे। दोनों दे सकते हैं, ठीक है? दोनों दे सकते हैं। नेक्स्ट है जी pityriasis cercinata at marginata of Vidal is a special form of P. rosea mainly seen in adults. The lesions are large, few in number and mainly involve, एक्सिला ग्रोइंस। ठीक है? ज़्यादातर ये जो मार्जिनेटा विडाल वाले हैं ये लार्ज होते हैं, फ्यू इन नंबर होते हैं और साइड्स फ्लेक्सुरस पे आ जाती है, ठीक है? एक्सिला या ग्रोइन्स पे आ जाते हैं।
Next, as a 5-year-old girl presented with pearly umbilicated papules suggesting MCs. Which of the following virus is responsible for this condition? डीएनए पॉक्स वायरस है। एमसी जो है वो पॉक्स वायरस होता है, वो डीएनए पॉक्स वायरस होता है और ये लार्जेस्ट पॉक्स वायरस है, एमसीस वाला जो है। 38 is a 40-year-old homosexual male went to OPD for evaluation of multiple purple nodules and plaques on trunk and purple nodules on palate as well. Laboratory findings shows HIV positivity. What would be the appropriate treatment in this case? HIV पॉजिटिविटी हो गई है, पर्पल नोड्यूल्स बन रहे हैं। हार्ट के साथ डॉक्सीरोबिसन देंगे, ये वो हो गया कपोसी सार्कोमा HHV8 की वजह से ना, वो जो पर्पल HIV नोड्यूल्स आते हैं ना, हाँ, वो कपोसी सार्कोमा का है। और HIV में कपोसी का रिस्क ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाता है। HIV में कपोसी का रिस्क ज़्यादा हो जाता है और HIV में अगर कपोसी है तो आपने फिर दोनों को ट्रीट करना है, HIV को भी ट्रीट करना है और कपोसी को भी ट्रीट करना है। हार्ट दे दी और डॉक्सोरुबिसिन दे दी। तो क्या इसमें हम ये कर सकते हैं कि HIV में अगर HIV को ट्रीट कर दें तो कपोसी खुद ब खुद ट्रीट हो जाएगा, जैसे हमने ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया में किया? नहीं, इसमें नहीं, ट्रीट इसमें करना हमने पड़ेगा। कपोसी को भी करना होता है, हाँ, क्योंकि ठीक है। इसमें कपोसी हमने जो है करना ना, वो पड़ेगा। उसके साथ इसको नहीं हम होता ऐसे नहीं ट्रीट। करेंगे कि हम अगर सिर्फ़ उसमें ये ऑप्शन होती कि सिर्फ़ आप हार्ट दे दें, तो फिर हम हार्ट चूज़ करते या हार्ट प्लस डॉक्सोरुबिसिन चूज़ करते? हार्ट प्लस डॉक्सीरोबिसन, क्योंकि कपोसी जो है वो हाँ, ठीक है। HIV के साथ ट्रीट नहीं होता। अब उसको खुद से करना पड़ता है, हाँ, सार्कोमा है ना। बिल्कुल, ठीक है। उसको करना पड़ता है, सार्कोमा है ना, इसको आप ऐसे ऐसे अनअटेंडेड नहीं छोड़ देते। ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया तो एक बेनाइन चीज़ थी, वो सेटल हो जाती। नेक्स्ट है जी 50 year old boy man presents with painless irregular exophatic mass on glans penis for 3 months. Margins are everted and indurated. Inguinal lymph nodes are enlarged and hard. Which virus has etiological role in this disease? 16 HPV 16 16 क्यों इसमें 6 क्यों नहीं है? ये 6 क्यों नहीं है? मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड हो गया ना, वो इंग्वाइन लिम्फ नोड्स है, हार्ड है, तो ये मोस्ट लाइकली कोई वो मैलिग्नेंट लीजन है। हाँ, मैलिग्नेंसी हो गई, ठीक है? अगर पेनलेस इर्रेगुलर एक्सोफिटिक मास तक बात होती तो फिर हम क्या कहते हैं? हम इसको समझते कि ठीक है, ये कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा हो गया। लेकिन अब क्योंकि लिम्फ नोड्स बहुत एनलार्ज्ड हैं और फिर हार्ड हैं, ठीक है? तो इसका मतलब मैलिग्नेंसीज़ होगी और मैलिग्नेंसीज़ में ज़्यादा रोल 16 का है। Next is a 45-year-old male presents with very itchy excoriated erythematous urticarial papules and on trunk and limbs with disfiguring scars at some places. Lab findings revealed raised eosinophils, raised IgE, CD4 less than 120. Biopsy shows bed-shaped, moderately dense, superficial and deep perivascular and interstitial lymphocytic and eosinophilic infiltrate. What is the most likely diagnosis? Pruritic papular eruption of HIV. अच्छा, कैसे पता चला ये प्लूरेटिक पेपुलर इरप्शन ऑफ एचआईवी है? तो इची बहुत ज़्यादा है, पेप्यूल्स ट्रंक और लिम्स पे आ ठीक रही है, हैं और दूसरा CD4 काउंट भी लेस देन 120 है। ठीक है और बायोप्सी में वेज शेप्ड और इन्फिल्ट्रेट भी आ रहा है, पेरिवेस्कुलर। वेजिटेबल इन्फिल्ट्रेट आ रहा है और और ये इन्फिल्ट्रेट में कौन से सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं? ये सिनोफिली इओसिनोफिल। CD4 जो है ना, इसमें वो बहुत कम आ रहा है। हाँ, ठीक है। बेसिकली अच्छा ये इओसिनोफिलिक फॉलिकुलाइटिस हम कह सकते हैं इसको? नहीं, यूसिनोफिली फॉलिकुलाइटिस नहीं, क्योंकि पेरिवेस्कुलर इन्फिल्ट्रेट है ना। हाँ, ठीक है, पेरिवेस्कुलर इन्फिल्ट्रेट है। अच्छा अब इसमें अंदर ये है कि प्लूरेटिक में ठीक है, वेरी इची आ गया, पेपुलर लीजन्स आ गए, ठीक है। एचआईवी की हिस्ट्री मतलब उसने ऑब्वियसली डायरेक्ट हिस्ट्री नहीं बताई, लेकिन उसने बताया कि CD4 काउंट कम है, तो हमें लगा मोस्ट लाइकली एचआईवी होगा। फिर इसके अंदर बड़ी कैरेक्टरिस्टिक बात ये होती है कि इसमें आपको लैब में भी इओसिनोफिलिया मिलता है और हिस्टोपैथ पे भी इओसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट मिलता है, ठीक है। और वो किस फॉर्म में होता है? वेज शेप्ड होता है।
पेरिवेस्कुलर भी हो सकता है, वेट शेप्ड भी हो सकता है। जो इओसिनोफिलिक फॉलिकुलाइटिस होता है उसके अंदर जो इओसिनोफिल्स होते हैं वो आपको पेरीफॉलिकुलर पैटर्न में मिलते हैं ज़्यादा। फिर इसमें आईजीई भी रेज़्ड होता है। अच्छा, इसके अंदर CD4 इसने वैसे 120 बताया, लेकिन क्या रेंज होती है CD4 सेल्स की? 150 से कम होता है इसके अंदर। 100 to 100 से 200 होता है। 200 तक होता है। हाँ, 100 से 200 होता है इसके अंदर CD4। उस दौरान आप मतलब उससे कम पे 100 से 200 के दरमियान ये पेपुलर प्रोटेटिक इरप्शन ऑफ HIV आता है। मैनेज कैसे करना है? ठीक है, मैनेजमेंट में थैलिडोमाइड जब इसमें पेंटॉक्सिफाइलिन होती है। दूसरा इसके अलावा क्या है, मतलब थैलिडोमाइड पेंटॉक्सिफाइलिन से पहले क्या करना होता है मैनेजमेंट, उससे भी पहले ज़्यादा अच्छा फोटोथेरेपी रोल थी किया है? इसमें। फोटोथेरेपी थी। और फोटोथेरेपी में क्या करना है, पूवा करना है या यूवीबी करनी है? UVB यूवीबी करनी है। यूवीबी करनी है। यूवीबी ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट है या थैलिडोमाइड ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट है? UVB थैलिडोमाइड यूवीबी नहीं फोटोथेरेपी का ज़्यादा अच्छा रोल है। फोटोथेरेपी जी? का ज़्यादा रोल है। नहीं, मैंने गलत बताया। हाँ, फोटोथेरेपी का ज़्यादा अच्छा रोल है इसके अंदर। अच्छा, और मुझे बताएँ कि इसके साथ जो इओसिनोफिलिक फॉलिकुलाइटिस है उसमें CD4 सेल काउंट कितना आता है? 250 to 300। 250 टू 300 है, एक जगह पे 200 टू 300 भी लिखा है, तो दोनों ही ठीक है। 200 से 300 या 250 टू 300 है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट है जी 28 year old man presented with hemorrhagic bully with umbilicated center and erythematous halo his left index finger after 2 weeks of slaughtering a sheep on Eid al-Adha. Which of the following is the likely diagnosis? और एक्डेमा कंटेजियसम। एरिथेमेटोमा कंटेजियोसम ऑर्फ है। और इसमें भी आप देखें तो इसमें भी एरिथेमेटस हेलो है और इसमें एक लीजन बताया, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? सर्जिकल एक्ससिजन। सर्जिकल एक्ससिजन, ये ऑर्फ है ना? सर्जिकल एक्ससिजन ऑर्फ है, ठीक है? और ऑर्फ का वायरस कौन-सा होता है? पैरापॉक्स वायरस होता है ऑर्फ का। पैरापॉक्स। नेक्स्ट है द मोस्ट फ्रीक्वेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राइमरी HIV इंफेक्शन इज़? इसका मोस्ट फ्रीक्वेंट तो HIV की फीवर ही होता है। हाँ, फीवर ही होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट। Next is a young male recently came from South Africa after a business trip presented with asymmetrical erythematous maculopapular rash, mainly involving the face, palms, and soles for last 3 to 4 weeks. Cutaneous examination revealed oral and genital ulceration. Lab finding revealed negative HIV serology, but rapid fall in CD4 count, along with lymphopenia and thrombocytopenia. What is the most likely diagnosis? रैपिड फॉल है तो फिर HIV होना चाहिए ना? सीरो हाँ, कन्वर्जन HIV ये होना सीरो चाहिए। कन्वर्जन वाला है। हाँ, ये हाँ। सीरो कन्वर्जन वाला है। हाँ, सीरो रैपिड फॉल कन्वर्जन वाला। वाला रैपिड फॉल है, लेकिन अभी सीरोलॉजी नेगेटिव है, तो अभी उसकी HIV सीरो कन्वर्जन वाला फेज़ चल रहा है। अच्छा, ये जो अल्सर्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं? ओरल एंड जेनिटल अल्सर्स। हर्पीस। हर्पीस। हाँ, उसको कोई और STI भी होगी, है ना? ठीक है। नेक्स्ट है जी 35-year-old male presented with thickened scaly skin involving legs consistent with ichthyosis for last few months. He told that his skin was normal in childhood. What is the most useful investigation to advise in this case? HIV टेस्टिंग एक्वायर्ड इक्थायोसिस। इक्थायोसिस एक्वायर्ड के इक्थायोसिस साथ हो गया। वो HIV। हाँ, और एक्वायर्ड इक्थायोसिस में सबसे जो अब कॉमन होता है, उसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें तो इसमें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। Next is a 30-year-old butcher presented with 5 months history of several skin-colored exophytic papules and nodules, slightly scaly on his right hand. Initially, it was on index finger, then spread to involve other fingers. What is the most likely diagnosis? व्हाट्स है और ये वही है, HPV2। इंडेक्स फिंगर पे HPV2 प्लेन वो जो वॉट्स आते हैं ना। और क्यों नहीं है? और क्यों नहीं है? बुचर है। इसने एक्सोफिटिक लीजन्स दे दिए ना, एक्सोफिटिक पेप्यूल्स और नोड्यूल्स दे दिए। Zoophytic केली भी lesions है। हैं। अच्छा, तो नोड्यूल्स दे दिया, तो हम मिलकर्स नोड्यूल क्यों नहीं कह सकते इसको फिर? केली Exophytic ही होगा ना।
है। के लिए भी ठीक है, मिल्कस नोड्यूल में एक्सोफिटिक पेप्यूल्स फिर भी नहीं बनेंगे, सिर्फ नोड्यूल होगा, ठीक है। एक्सोफिटिक पेप्यूल्स हैं और ये क्या है ये बेसिकली फिर वॉट आ गया, जी। जी। ठीक है। तो वॉट में बेसिकली क्या है, HPV-2 इन्फेक्शन होता है बुचर वॉट्स में। जो प्लेन वॉट्स, बुचर वॉट्स होते हैं उसमें 2 और 7 होता है। हाँ, उसमें 2 2 और और 7 7 होता है, आते हैं। ठीक है। बिल्कुल 2 और 7 ये दोनों जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हैं, बुचर वॉट्स में 2 और 7 का ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, हो गया हमारा आगे कोई ठीक है, आगे नहीं। डॉक्टर ठीक ना है। वो जो वॉट वाला आपने लिखा हुआ था सारे का सारा वो थोड़ा-सा वो कर दें, उसको ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ये लें। मैं डॉक्टर अनम कल की क्लास में भी हमने एमसीक्यूज करने हैं ना? नहीं, कल की क्लास में हम करेंगे हाँ, एमसीक्यूज़ करेंगे वास्कुलाइटिस वाले इंशाल्लाह, इसमें से ज़हीर में से। और जी। एक चैप्टर जो वास्कुलाइटिस वाले यूनिट का रह गया है ना, वो करेंगे 10 मेरा ख़्याल है 2 है शायद, जो एक चैप्टर रह गया है, वो करेंगे और एमसीक्यूज़ करेंगे और अगर टाइम बचा तो एक कोई रिकॉल कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।